आज बात ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की। ममता के इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुलाकातों का सिलसिला इतना दराज है कि नई सियासत की आहट भी महसूस हो रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की, लेकिन सोनिया, राहुल समेत उन्होंने अपोजिशन के कई लीडरों से मुलाकात करके ये पैगाम भी दिया कि पीएम मोदी के मुकाबले में अपोजिशन में अगर कोई लीडर है तो वो ममता बनर्जी ही है। उधर खबर ये भी थी कि वो राकेश टिकैत से भी मिलने वाली है। मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन दोनों की हमदर्दी एक दूसरे के साथ है। अब सवाल यही है कि दीदी के दौरे का नतीजा क्या निकलेगा, कितना कारगर साबित होगी उनकी ये मोर्चाबंदी। क्या अपोजिशन एक साथ किसी एक बैनर के नीचे आएगा? ऐसे ही सवालों के साथ आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये खास रिपोर्ट देखते हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात की ये एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसमें ममता बनर्जी सोनिया गांधी के घर से निकल रही हैं और सोनिया और राहुल पीछे खड़े उन्हें देख रहे हैं। इस तस्वीर में राहुल की बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा ममता की बॉडी लैंग्वेज पर गौर करने की जरूरत है। अपने 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी ने वो हासिल कर लिया जो अब तक पीएम मोदी की मुखालिफत में किसी लीडर ने हासिल नहीं किया था। ये तो जनता ने जानना चाहता है। पहली बार ममता बनर्जी ने खुले तौर पर 2024 में मोदी मुखालिफ चेहरे की बात कही थी। ममता बनर्जी ने अपना नाम नहीं लिया, लेकिन ये कह दिया कि सबको साथ आना होगा। It was a very good meeting, positive meeting. बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। ममता बनर्जी की यह आरजू तभी पूरी हो सकती है जब कांग्रेस समेत पूरा अपोजिशन एकजुट होकर उनके पीछे खड़ा हो जाए, और इसीलिए ममता बनर्जी अपने इस दौरे में अपोजिशन के लीडरान से खूब मिल रही हैं। इसीलिए इस दौरे पर सोनिया गांधी के अलावा ममता बनर्जी दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल से मिली। कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ, आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी से भी उन्होंने अलग से मुलाकात की। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने शरद पवार और शिवसेना लीडर संजय राउत से भी मुलाकात की। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी बंगाल संभाल लें तो बड़ी बात होगी। आज जो ममता बनर्जी इतना घमासान और वहाँ हिंसा का धूम मचा कर रखी है, उसके साथ जाने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं केवल पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए, लेकिन बंगाल की जागरूक जनता कतई इसको समर्थन नहीं करेगी। महिलाओं के जो अपमान पश्चिम बंगाल में हुआ है, ये होता चल रहा है बहुत सालों से, लेकिन ये जीतने के बाद जो देखा है, ये खेल पूरे देश भर के लोग देखेंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं ममता बनर्जी। उधर सुबह खबर थी कि पश्चिम बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी राकेश टिकैत से मिल सकती हैं, लेकिन आखिरी मौके पर टिकैत और ममता की मुलाकात नहीं हो पाई। मतलब साफ है कि ममता 2024 में पीएम मोदी के मुकाबले में सोनिया और राहुल से बड़ा चेहरा बनने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर दिल्ली में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए ममता बनर्जी ने कमान संभाली है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ममता बनर्जी एक बैनर तले तमाम अपोजिशन को लेकर आ पाएंगी और सुप्रीम लीडर बनने का जो दावा किया जा रहा है सियासी, जो पंडित मान रहे हैं कि ममता बनर्जी लीड करेंगी, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? इन तमाम मौजू पर हम बात करेंगे और जो खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के सुप्रिया सत्यम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मौजूद हैं। इसके साथ ही हुदा जरीवाला भी हैं, आप पार्टी से हैं। आरफा खानम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। आप तीनों का खैर मकदम करना चाहेंगे। सबसे पहले सुप्रिया सत्यम जी, आपसे मेरा सवाल है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है, ममता बनर्जी किलाबंदी करती हुई नजर आ रही हैं, कैसे हम इसको समझें? क्या वाकई में जिस अपोजिशन को मुत्तहिद करने की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, उनका एजेंडा क्लियर है?
बहुत ही अच्छी तरह से बता पाऊंगी आपको, क्योंकि मैं बंगाल के पूरे चुनाव में बंगाल में ही रही, कलकत्ता में रही। तो जहां तक ममता दीदी की बात है, आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने पेगासस मामले पे 2 जजों की कमेटी बनाई और जिस तरह से संसद से, सड़क से लेकर संसद तक एक संग्राम छेड़ दिया, तो ये तय है कि उन्होंने जो बंगाल का खेला होवे का नारा था वो पूरे देशव्यापी प्लेटफॉर्म पे लाके ये खड़ा कर दिया कि खेला होवे अब देश में खेला होवे। मतलब दीदी दादा को पूरी तौर पे टक्कर देने के मूड में नजर आ रही हैं। अब बात यह आती है कि ये चीज कितनी सशक्त है या इसका परिणाम क्या होगा। तो एक चीज शबनम, आपको पता है, इतिहास गवाह है कि जब भी थर्ड फोर्थ फ्रंट बनाने की जब भी बात हुई है तो ये 6 प्रधानमंत्री हमारे इस तरह से रहे हैं जोड़ तोड़ की, जिसको सरकार की कही जाती है। तो इसका हश्र और जो कार्यकाल है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एक बात और हमें माननी पड़ेगी कि अभी जो विपक्ष है, जिस लोकतंत्र में विपक्ष कमजोर होता है तो लोकतंत्र की हालत खराब होने लगती है। लोग त्रस्त हैं, जितने भी लोग हैं जिनसे ये मिल रही हैं, क्षेत्रीय पार्टी जैसे अखिलेश यादव हैं या शिवसेना के लोगों से मिल रही है, जिस तरह से मिल रही है, चाह रही है कि एक प्लेटफॉर्म पे लाके सबको खड़ा किया जाए और एक मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। और इनकी कवायद ये है कि विपक्ष का एक मजबूत चेहरा, और जिस विषम परिस्थिति से ये जीत के आई है, जिस तरह से साम दाम दंड भेद का एक खेल खेला गया था पूरे बंगाल के चुनाव में, और उसको पार करके, वो रण को पार करके जिस तरह से ये आई है, तो लोगों को लगता है कि यही वो चेहरा है जो मोदी को टक्कर दे सकता है। इसके कई सारे रीजन भी हैं कि जिस तरह से दादा के आंसू निकलते हैं तो दीदी भी व्हील चेयर पे आ जाती है, तो इमोशनली भी ये टक्कर दे सकती है। अगर वहां आरती पढ़ी जाती है तो ये कलमा पढ़ लेती है। तो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं कि उसको भी ये पूरी तरह से ना, आप ये कह सकती हैं कि पूरी तरह से हर दांव आता है दीदी को। दीदी सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, दीदी को हर वो दांव आता है जो अगर बीजेपी खेलती है तो दीदी भी वो दांव का जवाब दे देती हैं। आप देखिए जिस तरह से उन्होंने व्हील चेयर की राजनीति की और जिस तरह से बम्पर वोटों से उनकी जीत हुई है और बंगाल को उन्होंने जीता है, निश्चित तौर पर पूरा देश इस बात का गवाह है। जी शबनम जी, तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी तमाम अपोजिशन को मुत्तहिद करने की बात तो कह रही हैं, लेकिन क्या वो अपोजिशन जो ममता बनर्जी के साथ नजर आ रहा है, तस्वीरें कुछ और कह रही हैं, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस खेला होबे में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। हुदा जरीवाला, क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल, कहा जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब अलग देख रहे हैं, ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब अलग से देख रही हैं, शरद पवार अलग से प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, अपोजिशन एक है क्या? जी बिल्कुल, ऑपोजिशन को इस फ्रंट पे एक होना ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसी की कोशिश लेके दीदी जो तमाम ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात से हम यही जायजा ले सकते हैं कि एक यूनाइटेड फ्रंट की फिल वक्त हिंदुस्तान को जरूरत है। अगर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बेहतर करना है और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से जो तमाम देशवासी एक तरह से उकता गए हैं, परेशान हैं, कई सारे ऐसे मसले हैं जिनका कोई हल ही नहीं नजर आ रहा है, तो एक फ्रेश स्टार्ट जिसे कह सकते हैं वो दीदी की शक्ल में लोगों को मिल सकता है। इसलिए वो तमाम बड़े लीडर से भी मिल रही हैं, चाहे वो सोनिया जी हो, राहुल गांधी जी हो, वो छोटे छोटे फ्रेंड्स से भी तमाम लीडरान से मुलाकात करेंगी। तो इससे कहीं ना कहीं यही जाहिर है कि एक यूनाइटेड फ्रंट की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी से उनकी मुलाकात का भी यही मतलब है कि दिल्ली में जब उनकी जीत हुई थी, वो इतनी बेहतरीन जीत हुई थी, बावजूद इसके कि जिस तरीके से बीजेपी ने हर मुमकिन तरीका अपनाया था, इतना कोविड का एक खतरनाक सेकेंड वेव चल रहा था, बावजूद उसके बीजेपी वहां पे तमाम अपनी कैंपेनिंग में लगी हुई थी, लेकिन उसके उसका कोई नतीजा नहीं आया। आपको लगता नहीं है जब रियासत के इलेक्शन होते हैं, असेंबली इलेक्शन होते हैं और आम चुनाव जब होते हैं उसमें और रियासती इलेक्शन जो असेंबली इलेक्शन होते हैं उसमें फर्क होता है, तो क्या अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी स्टेट में सत्ता हासिल करने के बाद इस कदर गदगद हैं कि वो अब सेंटर में खुद को देखना चाह रहे हैं? आपको लगता है ये पॉसिबल है? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी के सवाल है तो आपने देखा ही होगा कि हम तमाम स्टेट में अपनी मेहनत कर रहे हैं, एक मौजूदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, गोवा में हो, पंजाब में हो। तो आम आदमी पार्टी एक अब नेशनल लेवल
की पार्टी बनने के लिए तैयार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुद्दे ही कुछ इस तरह के होते हैं, लोगों के मुद्दे होते हैं, चाहे वो फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, तालीम वगैरह की बात हो। और हम मुद्दे वाली राजनीति तो करते नहीं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कम आपको ये कम्युनल राजनीति, ये हिंदू मुस्लिम वाली, जातिवाद वाली राजनीति आपको नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं यही चीज टीएमसी में भी आपको देखा जाता है। दीदी भी बंगाल के लोगों की बेहतरी चाहती हैं और उन्होंने जिस लेकिन कम्युनल राजनीति उन्होंने भी की ना, चंडी पाठ किया, कलमा उन्होंने पढ़ा, जब देखा कि भाई बीजेपी जो है आज श्री राम के नारे के साथ अपने आप को मजबूत कर रही है, तो वो भी तमाम चीजें अपनाती हुई नजर आई। देखिए, कहीं ना कहीं उस स्टेट के हिसाब से जो चीज उस वक्त जरूरी थी चुनाव जीतने के लिए, नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। आप कह रहे हैं ना कि कम्युनल राजनीति नहीं करते। जब आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है, अलग अलग आइडियोलॉजी है, तो विपक्ष एक साथ कैसे आ सकता है? यही तो मैं समझना चाह रही हूँ। मैं दीदी की और अरविंद केजरीवाल जी की एक जो कॉमन बात है उस पे आपकी एक रोशनी डालना चाह रही हूँ कि दोनों के दोनों कहीं ना कहीं मुद्दों की बात करना चाहते हैं, मुल्क वासियों की बेहतरी की बात करना चाहते हैं। आपने देखा होगा दीदी ने पेगासस का मामला उठाया, वहीं दूसरी ओर पार्लियामेंट में जो हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं वो भी पेगासस के मामले में कितने अरसे से बोल रहे हैं, और राहुल गांधी जी भी पेगासस की बात कर रहे हैं कि इस पे एक जांच होनी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होना चाहिए। इस तरह की तमाम जो बातें हो रही हैं, तो ये सारा यूनाइटेड एक फ्रंट होके, यूनाइटेड ऑपोजिशन अगर होगा और फ्रंट पे आएगा तभी ये तमाम बातचीत हो सकती है। तो इस वक्त की जो जरूरत है वो ये है कि तमाम ऑपोजिशन एक कहीं ना कहीं यूनाइटेड फ्रंट पे आए। उसका आऊंगी सुप्रिया जी, आपके पास आऊंगी मैं। उसमें कौन आगे जाके एक बेहतर प्रदर्शन कर पाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिल वक्त इस मुल्क को एक यूनाइटेड फ्रंट की, यूनाइटेड ऑपोजिशन की बहुत जरूरत है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि इमरजेंसी के बाद किस तरह से अपोजिशन को एकजुट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, यही आप कहना चाह रही हैं। आरफा खानम भी मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सुप्रिया जी, मैं आपके पास आऊंगी। आरफा खानम जी मेरे साथ जुड़ गई है, उनसे एक सवाल मैं लेना चाहूंगी। आरफा खानम जी, जो पहल ममता बनर्जी करती हुई नजर आ रही है वो पहल तो कांग्रेस को कर देनी चाहिए थी। अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस कहाँ है? और ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, जो मुलाकात करके निकल रही थी, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। अल्फाज की जरूरत नहीं होती, शब्द की जरूरत नहीं होती, कई बार वो हकीकत और पर्दे के पीछे की कहानी को बयां कर देती हैं। क्या कहेंगी? जी शबनम, देखिए ऐसा है कि बंगाल चुनाव के बाद पहली बार ममता दीदी आई हैं दौरे पर, तो और वो सभी विपक्षी से मिल रही हैं। सोनिया गांधी जी से भी मुलाकात उनकी हुई है और वो तमाम लीडर से वो मिलना चाहती हैं और वो मिली भी हैं। तो देखिए, पहली किसी भी नेता का जीतने के बाद जिस तरीके से उसने ममता दीदी ने बंगाल में बीजेपी को उखाड़ फेंका है, उसके बाद वो दौरे पर, जो वो दिल्ली दौरे पर आई। आप कह रही हैं बीजेपी को उखाड़ फेंका है, बंगाल के अंदर 3 सीट से 77 सीटें ले आई, कैसे उखाड़ दिया? भले ही वो सत्ता पे काबिज नहीं हुए हैं, लेकिन सीट शेयर तो उनकी बड़ी है। काबिज नहीं हुए, लेकिन फिर भी एक चैलेंज तो था ना, वो चैलेंज को तो पूरा किया है ममता जी ने। तो उसको भी हम लोगों को मानना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने सत्ता में अभी वो हैं और जिस तरीके से उनकी मेहनत रही है, वो हम सबको जिस तरीके के हालात थे और जिस तरीके का बंगाल में बीजेपी सत्ता में आने के दावे कर रही थी, तो हमें इस चीज को सराहना चाहिए। ममता जी दिल्ली आई हैं और अभी दौरा कर रही हैं। अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन पीएम का चेहरा होगा, वो होंगी या नहीं होंगी। अभी तो देखिए वो दौरा कर रही हैं, मिल रही हैं। और जहां तक आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की है, वो जाहिर है ये उनका अंदाज है, और वो चाहे वो बंगाल का इलेक्शन हो, चाहे वो दिल्ली में, वो हमेशा से इस तरीके का एटीट्यूड। अरफा जी, यही मैं समझना चाह रही हूँ, हमारे नाज़रीन भी यही जानना चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर वो आत्मविश्वास कहाँ गया? वो बॉडी लैंग्वेज कांग्रेस में नजर क्यों नहीं आती है? नहीं, कांग्रेस के अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं है। आप कांग्रेस में एक कार्यकर्ता को देख लीजिए, वो आत्मविश्वास से पूरा भरा हुआ है। और खास करके कांग्रेस का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी का सिपाही है, उसको उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, ये तो कहना गलत होगा। और मैं यही कहूंगी कि कांग्रेस जिस तरीके से उन्होंने सोनिया गांधी जी से मुलाकात की है, आपकी क्या बहस रही है और किस मुद्दे पे बहस रही है, अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वो दिल्ली आई हैं, दिल्ली
दौरा कर रही हैं। आगे क्या रणनीति वो आगे आएंगी सामने, वो कहना भी मुश्किल है। आगे वो पीएम का चेहरा होंगी या नहीं होंगी, या और भी रेस में लोग हैं। तो अभी फिलहाल ये बहुत ज्यादा जल्दी होगा मेरे हिसाब से कहना। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी लीड कर रही हैं, प्रयास यही लग रहे हैं कि वही चेहरा हो सकती हैं। क्या आप इस पे यकीन करती हैं, इस पर सहमति देती हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी फिलहाल वो एक दौरे पर हैं। पीएम मोदी से भी मुलाकात की है उन्होंने, और सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई, और अरविंद केजरीवाल से, और फिर राकेश टिकैत से भी उन्होंने मुलाकात करने की बात कही। तो देखिए, अभी मैं बार बार यही कहूंगी कि अभी बहुत जल्दी है कहना। 2024 में अभी वक्त है, और समीकरण देखिए बदलते रहते हैं। अब आपके अनुसार ये हो सकता है कि शायद वो लीड ले रही हैं, या वो उनका पहला दौरा है, और पहले दौरे में इस नतीजे पे पहुंच जाना मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी होगा कि वो पीएम का चेहरा होंगी, और वो बहुत आगे निकल चुकी हैं या निकल जाएंगी। एक है अभी से लेकिन कोई एक चेहरे पर तो चर्चा होगी ना अंदर खाने, कोई एक चेहरे पर तो चर्चा होगी कि मिशन 2024 के लिए अपोजिशन को कौन लीड करेगा। बहरहाल ठीक है, आप बहुत खुलकर अभी इस पर नहीं कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि बहुत जल्दी है सब कहना। सुप्रिया सत्यम जी, ममता बनर्जी जिस तरीके से दिल्ली का दौरा कर रही हैं और कह रही हैं कि मोदी सरकार को हराने के लिए जो मोदी चेहरा है उसको बैकफुट पर लाने के लिए अपोजिशन को मुत्तहिद होना है। आप पीछे मेरे स्क्रीन पर एक पोस्टर भी देख रही होंगी ममता बनर्जी के, आप पैर के नीचे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि फुटबॉल है, किसी के हाथ में टेनिस है, किसी के हाथ में हॉकी स्टिक है, ये अपोजिशन है। तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने जो मुहिम का आगाज किया है, जिस मुहिम का आगाज किया है, वो अंजाम तक पहुंचेगी? देखिए, ये कठिन डगर है, बहुत कहना मुश्किल है शबनम। मेरा बस एक ही कहना है कि देखिए, अगर दुनिया में रोशनी करनी है तो सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैं बंगाल में रही हूँ, और बंगाल में जिस तरह से रक्त रंजित राजनीति रही है, और 3 से 77 पे अगर बीजेपी पहुंची है, तो उसके लिए उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी है। वहां उनका झंडा डंडा उठाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि टीएमसी की गुंडागर्दी मैंने अपने आंखों से देखी है, और ये मैं कह रही हूँ आपको, तो आप समझिएगा कि इसका मेरे को बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं वहां रहती थी तो मुझे पता था। दूसरा दीदी का ये है कि एक पैर से बंगाल और दूसरी पैर से दिल्ली में जीत जाऊंगी, ये पहले उन्होंने बोला था। अच्छी बात है, उनका जो ये कॉन्फिडेंस है, जो उनका है, वो उसकी मैं बिल्कुल स्वागत करती हूँ। और लेकिन बात करते हैं कि जिस प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री हूँ, अगर वहां आप महिलाओं की स्थिति देखें, शोभा मजूमदार, आपको शबनम याद होगी, 80 वर्षीय एक महिला थी, वृद्ध महिला, जिसको किस तरह से मारा गया था। और हजारों ऐसी आपको वहां पे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिस तरह से महिलाओं की वहां स्थिति है, बद से बदतर स्थिति है, और शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं बाहर नहीं जा सकती हैं। मैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, बंगाल की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल जीरो है वहां पे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कुल मिलाकर कि पूरे शहर को, अगर आप कलकत्ता गई हैं तो आपने देखा होगा, कोलकाता में बिल्कुल झुग्गियों का शहर बना रखा है। बड़े बड़े मॉल्स के आगे आगे आपको झुग्गियां मिल जाएंगी। वो झुग्गियां उनके वोट बैंक हैं, वो झुग्गियां उनके वोट बैंक है। पूरे इतना सुंदर कॉलोनियल प्रॉपर्टीज है, उसके आगे जो उन्होंने पूरे शहर का जो सीरत बिगाड़ रखी है। क्यों? क्योंकि उनका वो वोट बैंक है, जिनको वो जो रिफ्यूजीज हैं और उनको बसा रखा है। तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि मैं पर्सनली मैं पूरे देश का ये तस्वीर तो नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि बंगाल की जो हालत है वो बद से बदतर है। किसी भी सड़क, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इंडस्ट्री नहीं, कुछ नहीं। अगर वही फॉर्मूले के साथ अगर ये देश पे राज करना चाहती है तो बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा, जिस तरह से ये हॉकी स्टिक और ये तमाम जो लोग हैं खड़े हैं, मैं फिर जैसे मैं कांग्रेस की बात करूंगी, ठीक है, कांग्रेस की सीटें जरूर कम होंगी, लेकिन 20% अभी भी उनका वोट बैंक है। और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी कभी भी ममता जी को लीड करने देंगे। अरविंद केजरीवाल अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, अखिलेश जी, तो ये जब सारे नेता इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो बड़ा मुश्किल होगा कि ममता दीदी, क्योंकि ममता टीएमसी सिर्फ बंगाल तक ही सीमित है, किसी और राज्य में। सुप्रिया जी, हम भी कह रहे हैं कि सिर्फ हवाबाजी है, या वाकई में कोई ठोस स्ट्रैटेजी बनाई गई है अपोजिशन की जानिब से? शबनम जी, स्ट्रैटेजी तो तब होगी ना जब हकीकत के धरातल पे कुछ होगा। आपको लगता है, क्योंकि देखिए ये बड़ा मुश्किल है कि जहाँ
वहां पे क्या है, बीजेपी में वन मैन शो है, आप कह सकते हैं, दो डबल इंजन सरकार उसको कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जब सारे के सारे नेता एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाएंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कौन पहले और कौन मैं पहले वाली बात शुरू हो जाएगी। तो अभी तक का इतिहास रहा है ये, प्रधानमंत्री हमारे देश ने देखा है, ये जोड़ तोड़ की सरकार बहुत दिनों तक चल नहीं पाई है। अगर इन्होंने बहुत कमर भी कस ली है ना, लेकिन ये बहुत दिनों तक ये चलेगा नहीं और बड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है जी। हुदा जी, आम आदमी पार्टी ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रही है, मिशन 2024 के हुंकारे भर रही है, लेकिन आप मुझे बताइए अपोजिशन कहां एकजुट है? एनसीपी से मुलाकात हुई है, ममता बनर्जी की तस्वीर कोई सामने नहीं आई है। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी से शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं, इधर आरजेडी के लालू यादव मुलाकात कर रहे हैं, उधर शिवसेना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो वो ममता बनर्जी से मुलाकात करे। टिकैत साहब भी मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन बंगाल इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा था कि मंच साझा किया था और अब भी पूरी हमदर्दी रखते हैं। यूपी भी जाएंगे ममता दीदी अब इलेक्शन से पहले। लेकिन आप मुझे बताइए, विपक्ष दो खेमों में बटा हुआ है। आपकी हर पार्टी के अंदर जो विपक्ष को एकजुट होने की आप बात कर रही हैं, हर पार्टी के अंदर विपक्ष में जो पार्टी है, हर पार्टी के अंदर तो पीएम का कैंडिडेट है उसके अंदर। बीजेपी में कम से कम एक ही तो कैंडिडेट है ना, फेस तो एक है उनके पास। आपके पास तो चेहरे इतने कि उस पर मंथन करने बैठेंगे तो वक्त बीत जाएगा। जी, यही इस यूनाइटेड ऑपोजिशन की यूएसपी होगी, क्योंकि पहले बात की जाती थी कि मोदी नहीं तो कौन। ये सवाल का जवाब अब लोगों के पास, ठीक है, एक से ज्यादा लीडरान के शक्ल में आ रहा है, तो ये तो बेहतरीन बात है, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट ऑल 2024 आते आते ऑपोजिशन में एक यूनिटी हो जाएगी। और जब चेहरे इतने होंगे हुदा जी, तो सर फुटबल भी तो होगा कि किसे पीएम बनाए जी। इसको लेकर भी तो बहस होगी कि भाई मैं पीएम बनना चाहता हूँ। राहुल गांधी कहेंगे कि मेरा नाम नॉमिनेट करिए आप, अरविंद केजरीवाल कहेंगे नहीं भाई मेरा नाम नॉमिनेट करिए। कैसे होगा? देखिए, एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अगर एक यूनाइटेड फ्रंट होगा, अगर हम सब लोग एकजुट होके इस बीजेपी सरकार को हराने की इस वक्त बात करेंगे तो ये बहुत मुमकिन है। कैसे? जब अपोजिशन के अंदर ही दो खेमे बने हुए, एक शरद पवार का, एक ममता बनर्जी का है, तो कैसे एकजुट होगा? कैसे आप वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हराएंगे 2024 में? यही तो सवाल है, इसका जवाब मैं लूंगी। सुप्रिया जी, आपसे मैं सवाल ले लेती हूँ। आरफा खानम जी, आपके पास मैं आऊंगी। बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है, उनके मुतबादिल अभी कोई नहीं है पार्टी के अंदर। लेकिन अपोजिशन के अंदर, जैसे कि मैंने कहा कि हर पार्टी के अंदर पीएम कैंडिडेट है, तो आपको लगता है ऐसे में अपोजिशन मुत्तहिद होकर और 2024 मिशन को कंप्लीट कर पाएगी? यही आपने पहले ही बोल दिया था शबनम कि इतना सिर्फ फुटअव्वल होगा इसमें, क्योंकि हर नेता जो है, जो क्षेत्रीय नेता है, वो अपने आप को बहुत दबंग मांगता है और वो उनको ये लगता है कि बस मैं। आपको लगता है कि एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ये सारे नेताओं को खड़ा करना और ये कवायद कितनी मुश्किल होगी? बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है, ये डगर जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, या जिससे और सबसे जो बड़ी चुनौती है वो है कांग्रेस इनके लिए, क्योंकि कांग्रेस कभी भी इनको लीडरशिप तो नहीं दे सकती है, जहां तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी अभी भी कांग्रेस ही है, भले ही उनका जो भी हश्र हुआ हो, लेकिन कभी भी राहुल गांधी इनके हाथ में कमान नहीं देंगे। और दीदी को जहां तक मैं जानती हूँ बहुत हठी हैं और वो मानेंगी नहीं, क्योंकि उनको जीत चाहिए किसी भी कीमत पे। अभी देखिए, अभिषेक बनर्जी ने भी जिस तरह से आगाज कर दिया है, राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है उन्होंने कहा था हम हर हद तक जाएंगे, क्योंकि उनको जीत चाहिए। दीदी भी एक उनके अंदर भी एक सनक कह सकते हैं, जुनून कह सकते हैं, उनके अंदर वो है कि मुझे जीतना है, जीतबो करबो लड़बो जीतबो, एक उन्होंने स्लोगन दिया था वहां पे और वो कर गई। लेकिन बंगाल और देश की राजनीति में बहुत अंतर है।
बीजेपी जिस तरह से बीजेपी संगठित है और बीजेपी की अंतरकला ठीक है, बहुत थोड़ा बहुत हर पार्टी में चलता है, वो ठीक है, लेकिन ये सारी पार्टियां एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जब खड़ी होंगी तो क्या हश्र होगा। और लेकिन सुप्रिया जी इसको बहुत हल्के में भी नहीं ले सकते हैं, जो सियासी जानकार हैं वो इसको बहुत हल्के में भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखिए कर्नाटक के अंदर आपकी सरकार है, वहाँ क्या हो रहा है, कर्नाटक के अंदर सीएम को बदलना पड़ा लेकिन फिर भी सियासी बहरान खत्म नहीं हो रहा है। पंजाब के अंदर बीजेपी का जनाधार ही नहीं है, अकाली दल के साथ आप इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ते थे, अब तो दोनों अलग अलग है, वहां कैसे होगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के अंदर अभी सीएम को बदलना पड़ा, कितनी जल्दी चीजें चेंजेस हो रही हैं। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये डगर आसान नहीं होगा और एक बड़ी चुनौती है नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री के लिए, बीजेपी के लिए, सबके लिए एक बड़ी चुनौती है। इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दीदी, मैंने पहले ही बोला था कि दीदी इरादे की बहुत मजबूत हैं, उनका करवो लड़वो और जीतवो का जो फॉर्मूला है वो बहुत हिट है और वो सड़क से उठी हुई नेता है, उनको प्लेट में कुछ सजा के नहीं मिला था, उन्होंने बहुत जमीनी लड़ाई लड़ी है तब यहाँ पहुंचे, तो उनको सारे, मैंने कहा साम दाम दंड भेद सब पता है, उनको सारे पैतरे पता है। अगर इधर से बीजेपी मंत्रोच्चारण करेगी तो उधर से वो कलमा पाठ करेंगी, तो उनको क्रिमिनल भी पता है, उनको सारे अस्त्र शस्त्र जो भी करेंगे वो सब कुछ पता है। यही वजह थी कि बंगाल में बीजेपी की हार हुई, हालांकि 377 पे वो पहुंच गए, लेकिन जो इन्होंने सोचा था कि हम जीत के आएंगे, और बहुत अस्वस्थ थे ये, और उनकी हार हुई, क्योंकि दीदी में एक जज्बा तो है और उन्होंने निश्चित तौर पे एक टेंशन में तो बीजेपी आ गई है, इस बात से मैं इनकार नहीं करती जी। चलिए आरफा खानम जी, सरकार के खिलाफ मुद्दों पर एक होना और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में एकजुट होना अलग अलग है, लेकिन जो इश्यूज आप लोग उठा रही हैं, अभी अगर पिछला रिजल्ट हम उठाकर देखें तो रियासतों में भले ही जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने बढ़त बनाई हो, लेकिन सेंट्रल में मोदी सरकार से बड़ा या नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई चेहरा नजर नहीं आता है। क्या आपके पास वो चेहरा है? शबनम, देखिए, राजनीति का कोई फिट फॉर्मूला नहीं होता है कि हर बार आप उसी को चलाएं या आप हर बार कहें कि एक ही फॉर्मूला चल सकता है। हाँ, चेहरा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके साथ तमाम फैक्टर भी उतने महत्वपूर्ण है। अब जो मौजूदा परिस्थिति है उसके हिसाब से समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, अभी वक्त है, लेकिन चेहरे के साथ गठबंधन का भी महत्वपूर्ण रोल रहेगा कि क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी से जो ये शुरू हुआ था चेहरे का जो दौर है, मैं समझती हूँ कि ममता जी भी चेहरे को लेकर के कि सिर्फ वही सीएम का चेहरा होंगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका मकसद, मुझे जो लगता है मेरे हिसाब से, कि उनका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि वो चेहरा मैं ही होनी चाहिए। उनका चेहरा ये भी हो सकता है कि मोदी को खाड़ फेंकने के लिए कोई भी विपक्षी पार्टी अगर गठबंधन से कोई और चेहरा भी होता है तो वो भी मुझे लगता है कि वो उस पर वो मान सकती हैं। हालांकि हर दौर की राजनीति में बदलाव हुए हैं, लेकिन आरफा जी, हाँ, तारीख उठा के देख लीजिए, थर्ड फ्रंट से अभी बना नहीं है थर्ड फ्रंट, लेकिन जिन लोगों ने कोशिश की है वजीर आजम बनने की, नीतीश कुमार का भी मैं जिक्र करूंगी, एनडीए के सहयोगी हैं लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, आप देखिए वापस नहीं आ पाए हैं। देखिए, सवाल अभी सबसे बड़ा सवाल तो देखिए ये है कि विपक्षी एकता कैसे होंगे, तो इसके लिए ममता जी है प्रयास करती है, और हो सकता है कि हो सकता है कि राहुल गांधी को वो रिप्रेजेंट करे और वो कहें कि मैं आपके साथ हूँ। जरूरी नहीं है वो ये कहें कि मैं मोदी को हटाने के लिए, इस सरकार से लड़ने के लिए मैं आपके अपना करके किसी और का चेहरे की ही वो हानि कर दे। तो अभी फिलहाल जो है वो विपक्ष से मिल रही है, विपक्ष से अपनी बात और बाकी और तमाम मुद्दों को लेकर के भी वो यहाँ पर आई है। तो अभी फिलहाल जो है, अभी मैं तो यही कह सकती हूँ कि अभी वो एकजुट, जो बिखरा हुआ विपक्ष है उसको एकजुट कर रही है। फिलहाल चेहरे पर मुझे जो अभी तक नजर आया है, जो मैथमेटिक्स अभी तक कहती है वो यही है कि फिलहाल जो है लोगों से मिलकर के एक आपसी संबंध बनाने की वो कोशिश कर रही है, और आगे की बात बस सिर्फ इतनी है कि आगे की रणनीति किस तरीके से रहेगी
किस तरीके से आगे विपक्ष एक होकर के सब साथ आएंगे, तो ये बहुत बड़ा अहम चुनौती रहेगी, मुझे जो लगता है। ठीक है हुदा जी, दिल्ली में आपकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, पंजाब में आपने अच्छा मुजाहिरा किया, लास्ट टाइम हमने देखा था, अच्छी सीटें आप लेकर आए। इन दो रियासतों को छोड़ दें, बाकी आपका जनाधार है कहाँ? उत्तर प्रदेश से होकर जाता है वजीर आजम बनने का रास्ता, ये सच्चाई आप भी कबूल करती होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप कहाँ हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त हम दिलो जान से कोशिश में लगे हुए हैं। जिनको उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया हुआ है संजय सिंह जी, जो राज्यसभा सांसद हैं, आप देख रही होंगी वो किस कदर मेहनत कर रहे हैं। 1 महीने में 1 करोड़ सदस्यता अभियान, जो यूपी जोड़ो अभियान चल रहा है, उसके तहत कहीं लाखों जो लोगों ने यूपी इस वक्त ज्वाइन किया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो कहीं सारी ऐसी मेहनतें चल रही है, कोशिश चल रही है, और आप देखना कि ये कोशिश कहीं ना कहीं इंशाल्लाह रंग लाएगी। उसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से उठी हुई पार्टी है, एक स्ट्रगल से उठी हुई पार्टी है। हमें इस पार्टी को कोई भी चीज प्लेटर पे सर्व नहीं करी गई है। हर चीज के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी। वो मेहनत पंजाब में देखी आपने। पंजाब में हम राहुल गांधी को कबूल करेगी आम आदमी पार्टी? राहुल गांधी को कबूल करेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, रहा सवाल, मैं आपको ये सवाल का जवाब देने से पहले सिर्फ एक चीज का जिक्र करना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि 2 जगहों पे बीजेपी ने बहुत जम के लड़ाई करी थी, बहुत ज्यादा कोशिश करी थी कि वो आ जाए पावर में। एक तो दिल्ली के चुनाव के टाइम पे, जो अभी हाल फिलहाल में हुआ था, और एक बंगाल के चुनाव के टाइम पे। और दोनों जगहों से ये दोनों चेहरे, अरविंद केजरीवाल जी और दीदी, इनकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों ने इन 2 पार्टियों पे भरोसा किया, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, बंगाल में दीदी की पार्टी बहुत बेहतरीन तरीके से सामने आई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर लोगों को थोड़ा सा जो लीडरशिप पे सवालिया निशान उठा हुआ है, और जो थोड़ा सा भरोसे की कमी है, उस पे कहीं ना कहीं कांग्रेस को वर्क करना चाहिए। राहुल जी बहुत सारी इस तरह की मुद्दों की बातें उठाते हैं जो वाकई में मतलब कायदे से पार्लियामेंट में भी उठानी चाहिए। उन्होंने इस वक्त जैसे किसान इसमें पार्लियामेंट में जिस तरीके से वो ट्रैक्टर चला के ले गए, एक उनका बताना कि वो किस तरह से किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी शुरू टाइम से, जब से किसान आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ है, तो शुरू दिन से सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को। तो ये तमाम चीजें जो बेसिक मुद्दे हैं जिसपे कहीं ना कहीं पूरा मुल्क परेशान है, तो ये मुद्दों पे तो साथ हैं ये सारी पार्टीज। आप पेगासस का मामला देख लें, उसमें तमाम पार्टियों में जितने ऑपोजिशन की पार्टीज हैं उसमें ज्यादातर ने पेगासस पे सवालिया निशान उठाया हुआ है। तो मुद्दों पे तो यकीनन पार्टीज साथ आ सकती हैं। रहा सवाल 2024 का, तो उससे पहले हमें 2022 के जो उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, गोवा के, पंजाब के जो मैं वही कह रही हूँ ना हुदा जी, आम आदमी पार्टी का जो मैं जनाधार देख रही हूँ, और आप तमाम लोग इस बात से डिनाई नहीं करेंगे, सुप्रिया जी भी इस बात से डिनाई नहीं करेंगे, आरफा जी भी नहीं करेंगे, और आप खुद भी नहीं करेंगे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब तक सिमट कर रह गई है, उसके आगे कहीं नजर नहीं आती। आप कोशिश भले ही कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश रंग लाएगी या नहीं लाएगी तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जनाधार इन 2 रियासतों के अलावा कहीं नहीं है आपका। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, लेकिन कोशिश एक बार 2022 के चुनाव का भी हम रिजल्ट देख लें। ये तमाम पार्टीज पे, तमाम जगहों पे जहां पे मैंने जिक्र किया अभी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, ये तमाम जगहों से आम आदमी पार्टी बहुत पुरजोर तरीके से उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति होती है ना, वो जातिगत समीकरण के ऊपर निर्भर करती है, उस पर मुनहसर होती है कि जातीय समीकरण किस तरीके से वहां सेट किए जाते हैं। अब तक का ये इतिहास रहा है। खैर, बहरहाल आप सुप्रिया जी, इसी आपका एक इस पे बस एक मैं जवाब देना चाहूंगी कि इसी वजह से आम आदमी पार्टी एक वो फ्रेश चेंज, एक वो बेहतरीन चेंज उत्तर प्रदेश के लिए इस वक्त साबित हो सकती है, क्योंकि हम लोग कम्युनलिज्म पे तो बात ही नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम पे बात करने। लेकिन मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी जहां भी जाती है, अब आपने बात निकाली है कि कम्युनल मुद्दों पर आप बात नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी जहां भी जाती है वो मुफ्त बिजली पानी देने का लॉलीपॉप थमा देती है, ठीक है, उससे आप वोट भी ले लेते हैं, लेकिन एक रियासत के इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन और आम चुनावों में क्या ये मुद्दे हावी रह सकते हैं? जनता इतनी नासमझ है। अगर ये फ्री बिजली पानी वाली बातें लोगों को अगर नहीं सराहती, अगर मैं रियासत और नेशनल, स्टेट और नेशनल दोनों की पॉलिटिक्स में फर्क है।
यही मैं कह रही हूँ। देखिए, बूंद बूंद से पानी बनता है। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व इतना पुराना नहीं है, अभी वक्त लगेगा। दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लेकिन हुदा जी, हर जगह सिर्फ मुफ्त बिजली पानी से भी नहीं होता है। हर रियासत की सियासत अलग है और नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स अलग है। ठीक है, सिर्फ बिजली पानी की बात नहीं, शिक्षा की भी बात है, हेल्थ की बात है, मोहल्ला क्लिनिक, तमाम ऐसी चीजें हैं। सीसीटीवी हो गया, महिलाओं की फ्री बस राइड हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें आम आदमी पार्टी फोकस कर रही है। और एक और चीज कहना चाहूंगी कि आपने देखा होगा पोस्ट इमरजेंसी के टाइम पे जिस तरह से वो जेपी मूवमेंट चला था, कांग्रेस उस वक्त बहुत स्ट्रांग थी, बहुत पावरफुल थी, लेकिन इमरजेंसी के पास कहीं ना कहीं लोग इतने ज्यादा मतलब निराश हो गए थे, परेशान हो गए थे, तो इसलिए जेपी मूवमेंट में कई सारे ऑपोजिशन के लीडर्स जुड़े थे। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से दिल्ली में इतनी ज्यादा सियासत हो रही आम आदमी पार्टी को लेकर। कोरोना पैंडेमिक में हमने देखा था ऑक्सीजन को लेकर किस तरह की फजीहत हुई थी, कोर्ट को दखल देना पड़ा था। ठीक है, बहरहाल ये दूसरे मुद्दे हैं, इस पर हम बात नहीं करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे फिलहाल यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद मैं लौटूंगी। तो सुप्रिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वाकई में जनता इतनी नासमझ है कि अलग अलग हितों और स्वार्थों को पूरा करने की कोशिश करते कई चेहरों पर वो भरोसा करेगी या एक मजबूत चेहरे पर भरोसा करेगी? अपोजिशन को उम्मीद है कि एक साथ आके तमाम अपोजिशन जमातें वजीर आजम नरेंद्र मोदी को 2024 में हरा देंगी अगर वो एक साथ आती हैं। ठीक है, एक साथ आती हैं, हराने की कोशिश करेंगी, लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष एक साथ तो आ रहा है, लेकिन क्या उनका एजेंडा क्लियर है? क्या आपस में उनकी एक राय बन रही है? क्या वो एक नीति और एक रणनीति के तहत काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सिर्फ हराने के लिए ये लोग एकजुट हो रहे हैं? ये आप पर मुनहसर है, ये आपको सोचना है कि आपको क्या तय करना है, किस चेहरे के साथ आपको जाना है। ये अवाम के ऊपर छोड़ा जाता है, क्योंकि अवाम ही डिसाइड करेगी कि आखिर किसे सत्ता में वो देखना चाहती है 2024 में और किसे नहीं देखना चाहती है। बहरहाल तमाम खास मेहमानों के पास चलते हैं। सुप्रिया जी, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा सवाल आपसे है, आप देख रहे हैं अपोजिशन एक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस इत्तेहाद में थर्ड फ्रंट पे आने की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम पार्टीज के आप देखिए हित अलग हैं, स्वार्थ अलग हैं, इनकी स्ट्रैटेजी, इनका जो काम करने का तरीका है वो अलग है। आपको लगता है कि ये एकजुट हो पाएंगे? और अवाम इतनी नासमझ है कि जब सबके हित अलग हैं, स्वार्थ अलग हैं, तो वो इन लोगों पर यकीन करेगी? आपको लगता है मुस्तकबिल में? शबनम जी, मैं आपको बताऊं कि व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने के लिए की गई राजनीति हमेशा समाज के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। और अभी सारे अपोजिशन मिलके सब सिर्फ एक ही है कि बीजेपी को किसी भी तरह हराना है। तो सिर्फ यही एक मुद्दा है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा, देश को भी समझना पड़ेगा कि बीजेपी जो है कई ऐसे बड़े और कड़े फैसले लिए हैं जो आज तक इतिहास में हुआ नहीं था। कश्मीर समस्या हो या 3 तलाक हो, इस तरह के तमाम कई ऐसे बड़े और कड़े फैसले लिए, वो तभी हो पाया जब ये इतनी सुदृढ़ पार्टी थी, बड़ी पार्टी बन के उभरी। और पहले आपको पता है कि जिस तरह से 6 प्रधानमंत्री जो जोड़ तोड़ की सरकार और गठबंधन की सरकार बनी थी, तो कितने दिन तक उनका कार्यकाल रहा। देश अभी कोरोना के दंश को झेल रहा है, अभी आर्थिक स्थिति हमारी बहुत कमजोर है। फिर ऐसे में कमजोर सरकार, क्योंकि ये पता है कि ये ज्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं होगा अगर इन्होंने जोड़ तोड़कर तो सरकार बना भी ली, क्योंकि जहां सारे लोग नेता हो जाएंगे वहां बड़ा मुश्किल है देश को चलाना। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि रियासत हर रियासत की अपनी एक सियासत होती है, जातीय समीकरण होता है। तो बिहार दिल्ली का रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश से खुलता है, और उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी पार्टी को ले लें, उनका भी अंतरकलह चल रहा है, चाचा भतीजे, तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जो चल रही है। बंगाल टीएमसी बंगाल तक ही सीमित है। आम आदमी पार्टी की जैसे आपने बात करी वो दिल्ली और पंजाब तक ही सीमित है। तो ये क्षेत्रीय पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा करना, मैं भविष्य में ये संभव है, लेकिन ये आगामी ये 2024 की बात करें या 2022 की बात करें, बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे। अगर ये पार्टी विपक्ष निश्चित तौर पे एक विपक्ष मजबूत रूप में आएगा, ममता दीदी एक चेहरा बन के उभर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बहुत लोकतंत्र की खूबसूरती है ये, कि अगर विपक्ष आपका मजबूत होता है तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, और होनी भी चाहिए ताकि आवाज उठाने वाला कोई हो, मोनोपोली ना हो। लेकिन अभी बीजेपी को फिलहाल टक्कर देना या उसको उसके दाव को कम करना बहुत ही मुश्किल है। जी
सुप्रिया जी, एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूंगी। जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी ममता बनर्जी ने मुलाकात की है देती रहे, तो आपको लग रहा है कि मिशन 2024 के लिए खेला होबे थीम सॉन्ग बनाने की अंदर कवायद चल रही है? बिल्कुल, मैंने पहले ही शबनम बोला था कि दीदी को वो सारे दांव पता है। अगर ये राम की बात करेंगे तो रहीम की बात करेंगे, इनको सारे वो पैतरे पता है, इसीलिए ये विपक्ष का चेहरा और मोहरा बन सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वो बंगाल का पूरा खेला आपने भी देखा, हमने भी देखा कि अगर मोदी माननीय प्रधानमंत्री की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, अगर सेंटिमेंटल वो कर रहे हैं, तो उनके भी पैर में चोट लग गई और आ गई। व्हीलचेयर की राजनीति भी की है उन्होंने और उनको बड़ा फायदा मिला है। तो ये जब भी इनको मौका मिलता है ये मस्जिद चली जाती है, जब भी मौका मिलता है ये मंदिर में जाके कल माँ दुर्गे को मानने लगती है। तो ये सारे पैटर्न, सारे चीजें इनको आती हैं और जज्बा और हौसला तो है ही उनमें। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर ये विपक्ष में आएंगी और एक मजबूत चेहरा बनेंगी और दादा के लिए दीदी एक बड़ा टक्कर और अभी कह सकते हैं कि टेंशन बनी हुई है। चलिए, टेंशन क्रिएट कर सकती हैं ममता बनर्जी, ये आप भी मान रही हैं। बहरा आरफा जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या अपोजिशन सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो रहा है? ऐसा हमें नजर आ रहा है, तमाम जो लोग जानकार हैं वो इस तरीके से देख रहे हैं, या वाकई में अंदर कोई स्ट्रैटेजी, सॉलिड स्ट्रैटेजी आपके पास है, या सिर्फ ये दिखावा है? नहीं, देखिए, दिखावा तो नहीं है। जरूर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी तरह से अपनी सदस्यता को लेकर तस्वीर साफ करने की कोशिश की है, ये एक कैलकुलेशन बनाई जा रही है। और मैं ये कहूंगी कि फिलहाल जो है ये जिस तरीके से आगे की रणनीति बनाकर के लोगों से मिला जा रहा है जी, लेकिन हेलो जी आरफा जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? लगता है आरफा जी से बात नहीं हो पा रही है, राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा है। हुदा जी, आम आदमी पार्टी अगर इतनी मजबूत होती, आपने कहा कि आवाम जो है फ्री बिजली और पानी चाहती है, मान लिया कुछ लोग चाहते हैं, दिल्ली में आपने कम बैक किया, ठीक है, लेकिन पंजाब के अंदर आप सरकार में नहीं आए। अगर लोगों को सिर्फ फ्री बिजली और पानी ही चाहिए होता तो आप पंजाब में बैठे होते, आज अपोजिशन में नहीं होते। तो ये तो कबूल करेंगे आप? जी, देखिए, पंजाब में हम पहली बार जाके बेशक ऑपोजिशन में बैठे हों, लेकिन वो पहली दफा था आम आदमी पार्टी के लिए, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो परफॉर्मेंस बुरी नहीं कहेंगे। और रहा सवाल फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तालीम, ये तमाम चीजों की जो बात है, इससे हर आम आदमी, हर नागरिक चाहता है। ये सिर्फ दिल्ली वासियों की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में भी लोगों को चाहिए, ये उत्तराखंड में भी चाहिए, गोवा में भी चाहिए, गुजरात में भी चाहिए। तो ये कोई दिल्ली के लिए सिर्फ मसला नहीं है, ये एक पैन इंडिया लेवल पे ये बिजली पानी से ऊपर भी कई इश्यूज है, नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा इश्यूज है, लेकिन आम आदमी पार्टी उस पर बात नहीं करती है। मैं वही कह रही हूँ ना, एक रियासत की सियासत और एक नेशनल लेवल की जो सियासत है उसमें डिफरेंस है। देखिए, एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो खुद एक ऑफिसर रह चुके हैं, एक पढ़े लिखे शख्स हैं, एक सीधे साधे शख्स हैं। वो जाके मतलब दुनिया जहां में घूमते नहीं रहते हैं, वो बाकी में काम करते हैं और काम करने पे भरोसा रखते हैं। वो बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की, वो बात करते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करने की। आप अगर उत्तर प्रदेश की बात लें, अभी बहन हमारी जिक्र कर रही थी, तो उसमें उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि कोरोना में कितना ज्यादा बुरी सूरत हाल हो गई थी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में कम से कम हम लोगों को फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, हॉस्पिटल बेड्स बनवा रहे थे, वेंटिलेटर बेड्स, आईसीयू बेड्स, ये तमाम चीजें कर रहे थे। दूसरी ओर बीजेपी क्या कर रही थी? आप दिल्ली में आपकी सरकार है, इसलिए आप उपलब्धियां गिनवा रही हैं, लेकिन अगर मैं यूपी के किसी प्रवक्ता से बात करती यूपी सरकार के, तो वो अपनी उपलब्धियां गिनवाते। ये सियासी दाव पेच है। ठीक, मैं आपको ये भी जिक्र कर दूं कि मैं उत्तर प्रदेश की भी प्रदेश प्रवक्ता हूं। तो उत्तर प्रदेश का मैंने कई जगह, चाहे वो पूर्वांचल हो, वेस्टर्न यूपी हो, हत्ता कि मिर्जापुर वगैरह, बिल्कुल जो आदिवासी एरिया है जहाँ पे लोगों ने आज तक बिजली भी नहीं देखी है, मैं
सिर्फ यहाँ घर पे सीट पे बैठ के बात नहीं कर रही हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया है और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी सूरत हाल है लोगों को। हम वहाँ के स्कूल्स में गए थे, आप यकीन नहीं करेंगे इतना बुरा हाल था। लोग जुआ खेल रहे थे वहाँ पे, वॉशरूम के दरवाजे तक नहीं थे, मिड डे मील में नमक और रोटी दी जाती है। मतलब आप ये सारी चीजें हम न्यूज में सिर्फ पढ़ते थे, मैं वहाँ पे देख के आई हूँ, हमारी पूरी टीम देख के आई है। तो इतना 2022 में यूपी के अंदर भी असेंबली इलेक्शन है। आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को किस तरीके से उठाती है और इस पर कितना काम करती है ये भी हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का, अगर आप जिक्र कर रही हैं। लेकिन और एक चीज हो, ये जो थर्ड स्ट्रैंड जब भी बनता है, इसमें अभी ममता जी तमाम ऑपोजिशन लीडर्स से मुलाकात कर रही हैं। हमें सब एकजुट होकर बात करनी चाहिए नेशनल इंटीग्रेशन की, हमें बात करनी चाहिए कल्चरल, वही एकजुटता, वही एकता, वही इत्तेहाद। तो हम कह रहे हैं कि क्या वाकई में वो इत्तेहाद है तमाम अपोजिशन के अंदर, या सिर्फ ये एक दिखावा है? बहरहाल आप तीनों इस चर्चा में शामिल, वक्त नहीं है नहीं तो और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुआसरत चाहूंगी मैं, आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का। लेकिन आवाम के साथ ये सवाल छोड़े जाते हैं। टीएमसी आप देख लीजिए, मगरिबी बंगाल के अलावा टीएमसी का दूसरी रियासतों में क्या जनाधार है, क्या वो जमीन पर है काबिज? इसके साथ ही जो टीएमसी आज तमाम अपोजिशन जमातों के साथ बातचीत कर रही है, तीसरा मोर्चा बनाने की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मगरिबी बंगाल के अंदर इलेक्शन होते हैं तो टीएमसी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करती है। ऐसे में नेशनल लेवल पर ये इत्तेहाद कितना कामयाब होगा ये समझने की जरूरत है। फिलहाल आज के मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।